क्रिया 4 नंबर। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसी काम का होना या करना, किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। जैसे वैभव पुस्तक पढ़ता है, इसमें जो काम कर रहा है वह है पुस्तक पढ़ने का, तो यहाँ किसी काम का होना पाया जा रहा है, तो इसे क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्य का बहुत जरूरी अंग है। वाक्य में एक कर्ता होता है, एक होता है कर्म और एक होती है क्रिया। कर्ता कर्ता वो होता है जो कोई भी काम करता है, यानी कि जो व्यक्ति या वस्तु। जैसे इसमें वैभव वैभव के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, यानी कि पुस्तक पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? ये। तो जो कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। क्रिया जो कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। इसके अलावा कर्म, कर्ता और क्रिया के अलावा जो भी बचे जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी कि क्रिया का प्रभाव जिस पर भी पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि यहाँ पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है। जैसे यहाँ भरने का जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पानी पे पड़ रहा है, तो पानी कर्म है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता और क्रिया के अलावा लगभग जो होता है वो कर्म ही कहलाता है। क्रिया के कई प्रकार हैं, उन्हें कई आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले कर्म के आधार पर। क्रिया को कर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक है सकर्मक क्रिया और एक है अकर्मक क्रिया। इसके अलावा ये तीसरी भी है, ये बाद में। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ होता है सकर्म, यानी कि जिसमें कर्म शामिल हो, सकर्म। अकर्म यानी कि जिसमें कर्म की अनुपस्थिति हो या फिर जिसमें कर्म नहीं हो। तो सकर्मक जिसमें कर्म हो और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो। फिर सकर्मक के दो भाग हैं और अकर्मक के महत्वपूर्ण दो भाग। इसके 3 भाग होते हैं पर महत्वपूर्ण 2 ही है। पहले है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्मों पर पड़े या फिर जिस वाक्य में कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहती है। जिस भी वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नौकर पानी भरता है। जैसे नौकर पानी भरता है, नौकर पानी भरता है, इसमें जो भरता है वह क्रिया और नौकर करता है। पर भरने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पानी पे पड़ रहा है। अगर नौकर नहीं होगा तो भी कहता है, तो भी वाक्य पूरा होगा, पानी भरता है। पर पानी नहीं होगा तो ये अधूरा अधूरा लगता है। नौकर भरता है, क्या भरता है? तो अधूरा लगता है। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म है, तो इसमें कर्म की उपस्थिति है। इसके अलावा जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े या फिर जिसमें कर्म अनुपस्थित हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तोता उड़ता है, उड़ता एक क्रिया है, तोता एक संज्ञा है। तो उड़ते का प्रभाव किसी पर पड़ रहा नहीं है, इसमें जो कर्म है वो है ही नहीं। तो जिसमें कर्म नहीं होता है या फिर जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्मों पर नहीं पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया, और जिस पे कर्म का प्रभाव पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर ये उड़ता एक अकर्मक क्रिया है और यहाँ पर पानी भरना, यहाँ पर भरना भरता एक सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक कोई ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर सकर्मक और अकर्मक में पता नहीं चलता है, तो इस पता कैसे चले, इसके लिए एक सिंपल सा नियम है। अगर किसी वाक्य में क्या या किसको लगाने पर अपने मन से, जैसे अपने मन से क्या या किसको लगाने पर हमें उसका उत्तर पता चले, तो जिसका उत्तर मिल जाए, क्या और किसको लगाने पर हमें उसका उत्तर मिल जाए, तब तो वह सकर्मक क्रिया यानी कि उसमें कर्म है। अगर क्या या किसको लगाने पर उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे नौकर पानी भरता है,
अब कर्म, ये कर्म है, इसकी जगह पर क्या लगाया, इसको एक बार हटा दिया, तो नौकर क्या भरता है, तो इसका जवाब हमारे पास है नौकर पानी भरता है। क्या का जवाब हमारे पास आ सकता है, क्या आ सकता है, पानी। पर अकर्मक क्रिया में तोता उड़ता, तोता क्या उड़ता है, क्योंकि उड़ता एक क्रिया है, तोता एक संज्ञा है, दोनों के बीच में हम क्या रखेंगे, संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या या किसको, दोनों में से कोई एक रखा जाता है। तो तोता क्या उड़ता है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, या फिर तोता किसको उड़ता है, इसका जवाब भी हमारे पास नहीं आ रहा है। पर यहाँ पर क्या रखने पर इसका जवाब हमारे पास आ रहा है। जैसे नौकर क्या भरता है, नौकर पानी भरता है, तो जिसमें क्या या किसको का जवाब आ जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और तीसरी बात तीसरी बात इसमें तीसरी बात इसमें क्या या किसको रखने पर जो उत्तर आ रहा है वो उत्तर कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति ही होना चाहिए, इसके अलावा तीसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। यानी कि वो उत्तर कोई भाव नहीं होना चाहिए, कोई गुण नहीं होना चाहिए, कोई रंग नहीं होना चाहिए, कोई रूप नहीं होना चाहिए। उसका उत्तर या तो कोई व्यक्ति होना चाहिए या फिर कोई वस्तु होना चाहिए। अगर क्या का उत्तर व्यक्ति या वस्तु में आए तभी कर्म है, अगर क्या का उत्तर कोई गुण या कोई अवस्था आती है तो वह अगर वह कर्म नहीं है। जैसे अन्ना अन्ना अन्न स्वस्थ है, अन्ना स्वस्थ है, तो अगर अन्ना स्वस्थ है क्रिया हो गई। अगर यहाँ पर क्या रखे हैं तो अन्ना क्या है, तो इसका जवाब हमारे पास आ रहा है अन्ना स्वस्थ है। पर स्वस्थ क्या है, ये उस व्यक्ति की अवस्था है, ठीक है। तो क्या या किसको का जवाब क्या आना चाहिए, कोई व्यक्ति आना चाहिए या फिर कोई वस्तु आना चाहिए। पर यहाँ पर जो उत्तर आया है वह क्या अवस्था है, तो अगर अवस्था आए तो वह कर्म नहीं है, यानी कि इसमें कर्म है ही नहीं। अगर इसमें कर्म नहीं होगी तो यह एक अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया नहीं है। वह शिक्षक है, तो इसका क्या उत्तर रखने पर, शिक्षक की जगह क्या उत्तर रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, वह क्या है, तो वह शिक्षक है। पर शिक्षक क्या है, शिक्षक एक पद है, शिक्षक व्यक्ति नहीं होता, शिक्षक एक पद होता है जिस पर व्यक्ति काम करता है। तो इसका जवाब भी हमारे पास कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है, तो ये भी एक अकर्मक क्रिया है। अगर कोई पानी वस्तु है, अगर क्या है कि जवाब वस्तु आए या फिर व्यक्ति आए तब वह सकर्मक क्रिया होगी। जैसे माँ बच्चों को सुलाती है, तो इसका जवाब यहाँ पर क्या रखने पर, माँ क्या सुलाती है, उसका उत्तर नहीं आ रहा है। पर किसको रखने पर, माँ किसको सुलाती है, माँ किसको सुलाती है, माँ बच्चों को सुलाती है, किसको या क्या, दोनों में से कोई एक करने पर कोई भी उत्तर आए, यानी कि उत्तर क्या आया, बच्चे, तो बच्चे क्या है, एक व्यक्ति है। तो अगर इसका जवाब किसको रखने पर भी आया और उत्तर भी एक व्यक्ति के रूप में आया तो ये एक सकर्मक क्रिया है। जैसे यहाँ है बच्चा सोता है, तो बच्चा एक संज्ञा है, सोता एक क्रिया है, इन दोनों के बीच में क्या रखेंगे, तो बच्चा क्या सोता है, तो बच्चा क्या सोता है, इसका जवाब कोई नहीं आ रहा है। तो सोता, सोता क्या है, सोता एक अकर्मक क्रिया है। कई जगह पर सोता आता है, अगर सुलाती आता तो बच्चा है, तो यहाँ पर सुलाती एक सकर्मक क्रिया है, पर यहाँ पर सोता एक अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसपे कर्म हो और क्रिया का प्रभाव कर्मों पर पड़े, और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि क्या रखने पर या फिर किसको रखने पर हमें एक उत्तर प्राप्त होता है जो कर्म होता है, और वो कर्म कोई व्यक्ति या वस्तु ही हो तभी वह कर्म कहलाता है। अगर व्यक्ति हो तो वह कर्म कहलाएगा और वह एक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब सकर्मक क्रिया के दो रूप है, एक तो है अकर्मक और एक विकर्मक। अभी तक बात किसकी चल रही है, सकर्मक क्रिया की। अब किसी वाक्य में हमें ये पता चल गया कि ये सकर्मक है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि उसमें जो कर्म आए वो कर्म कितने हैं, एक है या फिर दो है। अगर उसमें एक ही कर्म आ रहा है तब तो वह एक कर्मक, और अगर उसमें एक से अधिक या फिर दो आ रहे हैं तो वह द्विकर्मक। जैसे कि क्रिया के साथ एक कर्म हो तो एक कर्मक, यानी कि किसी वाक्य में कर्म आएगा तो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब हमें ये देखना है कि उसमें कर्म कितने हैं, अगर कर्म एक है तो एक कर्मक, दो है तो दो कर्मक, बस ये इसके भेद है। जैसे माली फूल तोड़ता है, पहले हम देखेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तोड़ता है एक क्रिया है, माली एक करता है, तो इन दोनों के बीच में क्या रखेंगे, तो माली क्या तोड़ता है, इसका जवाब हमें प्राप्त होता है फूल। फूल क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, वस्तु यानी कि जो निर्जीव चीज़ है, ठीक है। तो फूल एक वस्तु है
तो यानी कि एक सकर्मक क्रिया तो है, इस बात की तो पुष्टि हो गई। इसमें अब देखना है कि कितने कर्म है। तो इसमें एक तो कर्ता हो गया, एक क्रिया हो गई, इसके अलावा कर्म कितने हैं, तो एक ही है। अगर एक कर्म है तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। अब देखना है द्विकर्मक। द्विकर्मक यानी कि दो, द्वि का अर्थ होता है दो। ठीक है, क्रिया के साथ दो कर्म हो, जैसे हरि ने राम को पुस्तक दी। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या और किसको दोनों को आ रहा है। जैसे राम ने किसको पुस्तक दी। अब एक बार इसको रखते हैं, तो हरि ने किसको पुस्तक दी, तो उत्तर आया राम। अब यहाँ पर रखिए, हरि ने राम को क्या दिया, या फिर क्या दिया, पुस्तक। तो क्या और किसको दोनों का जवाब हमारे पास आ रहा है, यानी कि एक सकर्मक क्रिया है। एक व्यक्ति आ रहा है, एक वस्तु आ रहा है, यानी कि सकर्मक क्रिया है। पर इसमें देखो, दी एक क्रिया हो गया, हरि एक कर्ता हो गया। इसमें राम कर्ता सिर्फ एक ही है, राम एक कर्म, दूसरा कर्म कौन सा है, पुस्तक। तो यहाँ पर दो कर्म है, दो कर्म है तो द्विकर्मक। अब जो इसमें जो एक गौण कर्म होता है और एक मुख्य कर्म होता है। गौण कर्म हमेशा प्राणी होगा, यानी कोई भी व्यक्ति आएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा तो वो गौण कर्म कहलाता है। जैसे कि राम, श्याम, कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसे गौण कर्म कहते हैं। यानी कि अगर प्राणी आ रहा है जिसमें जीवन है तो उस कर्म को क्या कहते हैं, गौण कर्म। और मुख्य कर्म किसे कहते हैं, मुख्य कर्म हमेशा कोई भी निर्जीव चीज़ होगी, कोई भी पुस्तक, अलमारी, ऐसी कोई भी चीज़ आती है तो वह मुख्य कर्म आएगी। मुख्य कर्म यानी कि निर्जीव वाली चीज़ें। ठीक है, तो द्विकर्मक और एक कर्मक। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ये पता चल गया, उसके दो भेद हो गए। अब आएंगे अकर्मक क्रिया पर। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। कर्म पर नहीं पड़ता। कर्म पर क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म उसमें होता ही नहीं। तो किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। कर्ता यानी कि जो कार्य कर रहा है। तो तोता उड़ता है, तोता क्या उड़ता है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, तो ये एक अकर्मक क्रिया है। तो उड़ता कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। ठीक है। बालक बहुत देर से रो रहा था। बालक कर्ता हो गया, रो रहा था क्रिया हो गई, इसके बीच में क्या लगाया। बालक क्या रो रहा था, इसका जवाब नहीं आ रहा है। बालक क्या से रो रहा था, इसका जवाब नहीं आ रहा है। बालक किसको रो रहा था, इसका जवाब भी हमारे पास नहीं आ रहा है। बहुत बहुत कोई कर्म नहीं है, बहुत इसकी विशेषता है। ये रोने की विशेषता है। तो ये पूरा एक ही है, ये क्रिया और इसकी विशेषता, तो ये क्रिया विशेषण है। ये पूरा वाक्य क्रिया विशेषण, ये रो रहा है की विशेषता बता रहा है, तो ये पूरा एक ही है। और बालक क्या हुआ, तो ये पूरा एक ही है, ये पूरी एक क्रिया हो गई और ये हो गया कर्ता। तो इनके बीच में क्या रखेंगे, तो बालक क्या बहुत देर से रो रहा था, तो इसका जवाब हमारे पास नहीं है। बालक किसको बहुत देर से रो रहा था, तो इसका जवाब भी हमारे पास नहीं है। तो ये जो रोना है, ये क्रिया कैसी क्रिया, एक अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया पता चल गया। जैसे कि कोई भी क्रिया को पहचानना हो, अगर यहाँ पर तो पूरा वाक्य आ रहा है तो हम बीच में क्या या क्यों किसको लगाकर हम पता कर रहे हैं। अगर कोई सिर्फ क्रिया आए, जैसे कि तुम हंसो, तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम रो, चारों में से कोई एक अकर्मक क्रिया है और तीन सकर्मक क्रिया। जैसे कि तुम हंसो, यहाँ देखो, तुम रहो, तुम हंसो, तुम पढ़ो, तुम खाओ। अगर इनमें से कोई ऑप्शन दे और बोले कि इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है और कौन सी अकर्मक क्रिया है, तो क्रिया हमेशा तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है जो सकर्मक की होती है, हमेशा किसी में भी बोले वाक्य में लगे। एक होती है जो अकर्मक क्रिया होती है, और एक होती है जो सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। जैसे कि यहाँ देखो, तुम खाओ, इसे ऐसे देखने पर तो अगर क्या लगाए तो इसका उत्तर नहीं आ रहा। तो इसमें जो खाओ है वो एक अकर्मक क्रिया कहलाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे कि तुम खाओ, तुम खाओ कहने पर हमेशा वो खाओ कभी तभी कहलाएगा जब वो कुछ खा रहा होगा। तो यहाँ पर तुम खाओ
तो यहाँ पर एक चीज़ जो इसके अंदर दोनों के बीच में छुपी है, अगर वो खाने का बोल रहा है तो वो कुछ ना कुछ खा रहा ही होगा, उस वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होगा ही। तो यहाँ पर कोई ना कोई वस्तु ज़रूर होगी जिसे वो खा रहा होगा। तो उस वस्तु पर अगर हम इस यहाँ दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, तुम क्या तुम क्या खाओ या तुम किसको खाओ, तो उसका उत्तर आ जाएगा। जैसे कि तुम रोटी खाओ, तुम कुछ दूसरी चीज़ खाओ, तो यहाँ पर क्या लगाने पर उसका उत्तर आ जाएगी। क्योंकि खाओ शब्द में अगर वो बोल रहा है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर बोल रहा होगा जिसका नाम इसमें नहीं दिया है, पर कोई ना कुछ चीज़ ज़रूर होगी। जैसे कि तुम पढ़ो कह रहा है तो वो पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर होगी। जैसे कि तुम पढ़ने के लिए तुम इसके बीच में क्या लगाओगे, तुम क्या पढ़ो, तो तुम किताब पढ़ो, तुम ग्रंथ पढ़ो, तुम अखबार पढ़ो। क्या लगाने पर इनका आंसर आ सकता है, तुम खाओ। पर तुम रो, इसका क्या आंसर लगाने पर कोई भी आंसर नहीं आएगा। तुम रो, बस रो, क्या लगाने पर इसका आंसर नहीं आएगा। तो रोना और तुम हंसो, इसका भी क्या लगाने पर आंसर नहीं आएगा। तो रोना और हंसना, इन पर क्या लगाने पर आंसर नहीं आ रहा है। तो रोना और हंसना एक अकर्मक क्रिया है, लेकिन खाओ, पढ़ो या फिर खाना या पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। दौड़ना, तुम क्या दौड़ो, तो दौड़ना भी एक अकर्मक क्रिया है, जिसका क्या आंसर लगाने पर उसका आंसर नहीं आ रहा है। तुम दौड़ो, तुम क्या दौड़ो, इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो रो और खाओ, रो एक अकर्मक क्रिया है, हंसो एक अकर्मक क्रिया है, लेकिन खाओ का क्या आंसर लगने पर कुछ ना कुछ इसका आंसर मिल सकता है। जैसे तुम रोटी खाओ, तो तुम क्या खाओ, तुम रोटी खाओ, इसका आंसर आ सकता है। पर इसके पिछले हमें कुछ अपने और से इनके बीच में लगा सकते हैं, क्योंकि खाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ जरूर होगी, इसका इसमें नाम नहीं दिया हुआ है। पर तुम खाओ, इनके बीच में क्या क्या आंसर लगने पर नहीं आ रहा है। तो अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का अभाव हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के मुख्यतः तीन भाग है, पर दो इसके मुख्यतः है जो आते हैं। एक है स्थिति परतक या अवस्था बोधक, एक है गत्यार्थक अकर्मक क्रिया। तो जिस अकर्मक क्रिया में अगर किसी अकर्मक क्रिया में हमें यह पता चलता है कि उसकी अवस्था फिक्स है, यानी कि उसे अभी हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, वो जहाँ पर है वहीं पर ही रहेगा, उसे अब उसमें गति नहीं है, या फिर वो एक ही जगह पर फिक्स है। जैसे कि ताजमहल आगरा में है, तो इसमें है एक क्रिया हो गई। ताजमहल एक संज्ञा हो गई, ताजमहल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ताजमहल संज्ञा हो गई। और जो आगरा है ये स्थिति बोधक है, ये कोई कर्म नहीं है। स्थिति बोधक यानी कि जो इसकी स्थिति को बता रहा है, यानी कि वो कहाँ है। तो ताजमहल आगरा में है, तो वो फिक्स है, वो भी हिलता डुलता नहीं है या फिर उसमें गति नहीं है। तो ताजमहल आगरा में है, इसमें कौन सी क्रिया है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है, उसमें भी एक अवस्था बोधक, अवस्था यानी कि स्थिति, तो इसकी स्थिति फिक्स है। गति अर्थक अकर्मक क्रिया जिसमें गतिशील होती है, जिसको पढ़ने से, इस क्रिया के उपयोग से हमें ये पता चलता है कि उसमें गति है। जैसे तोता उड़ रहा है, पहले तो ये देखेंगे कि यह सकर्मक है या कर्मक है। तोता उड़ रहा एक क्रिया है, तोता क्या उड़ रहा है, जवाब नहीं है। तोता किसको उड़ रहा है, इसका भी जवाब, यानी कि ये अकर्मक क्रिया है। पर उड़ रहा है उसमें गति है, तो गत्यात्मक में गति दिखती है और इसमें ये फिक्स होता है। ठीक है। एक कर्म के आधार पर तीसरा भेद होता है, उसे कहते हैं द्विविधि विधि या उभय विधि। उभय का मतलब ऐसी वस्तु से होता है जो दोनों काम करती है, यानी कि जो दोनों प्रकार के लक्षण बताती है, उसे उभय कहते हैं। उभय यानी कि इसमें दोनों प्रकार के लक्षण हो। यहाँ उभय से मतलब है कि जिसमें ऐसी क्रिया जिसमें सकर्मक के लक्षण भी हो, यानी कि जो सकर्मक भी हो और अकर्मक भी हो, उसे उभय विधि क्रिया कहते हैं। जैसे कि गाता एक ऐसी क्रिया है, या फिर गाना मतलब गाना गाता, तो गाता एक ऐसी क्रिया है जो उभयविध क्रिया है। यानी कि जब इसको हम ऐसे लिखेंगे, वह गज़ल गाता है, तो यहाँ पर यहाँ पर रखने पर क्या आएगा, वह क्या गाता है, तो वह गज़ल गाता है, तब यह कौन सी हो गई, सकर्मक। वह गाता है, क्या रखने पर इसका आंसर नहीं आ रहा है, वह गाता है
क्या रखने पर इसका आंसर है। जब ऐसे इसका उपयोग करेंगे तो ये अकर्मक, इसके उपयोग के आधार पर ये बदलती रहती है, यानी कि सकर्मक है, आप जैसे यूज़ करोगे वैसे यूज होगी। ये सकर्मक भी है और अकर्मक भी है। तो ऐसी क्रियाएं जो सकर्मक होती है और अकर्मक भी होती है उन्हें उभयविधि क्रिया कहते हैं। तो ये थी कर्म के आधार पर, यानी कि जिसमें कर्म होगा या नहीं। ठीक है, अब आती है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर मुख्यतः 5 होती है: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, परिणामात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। सहायक क्रिया संयुक्त क्रिया का एक रूप है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया व सहायक क्रिया जब एक साथ प्रयुक्त हो तब संयुक्त क्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें 2 क्रिया होगी, दोनों अलग अलग क्रिया होगी, पर वो एक साथ जब आएंगी तभी उसका अर्थ हमें पता चलेगा। यानी कि दोनों अलग अलग आएगी तो हमें उसका अर्थ प्रकट नहीं होगा। इसमें 2 क्रिया होती है, दोनों अलग अलग क्रिया। जैसे वह सारा खाना खा गया, इसमें खा 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 गया, ये खाना एक अलग क्रिया और गया एक अलग क्रिया है। पर ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों मिलकर जब एक हो जाती है, खा गया, तब वह शुद्ध क्रिया कहलाए। शुद्ध क्रिया यानी कि जिसमें एक तो मुख्य क्रिया हो और इसमें एक सहायक क्रिया हो, 2 क्रिया होगी, क्रिया 2 होगी, खा भी क्रिया है और एक गया भी एक क्रिया है। जब ये दोनों एक हो जाती है तब शुद्ध क्रिया कहलाती है। इसमें 2 क्रिया होती है, दोनों मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, खा प्लस गया, 2 अलग अलग क्रिया एक साथ जुड़ी, खा गया। तो ये जब 2 अलग अलग क्रिया एक साथ जुड़ने पर एक नया अर्थ प्रकट करे तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। पर इसमें 2 क्रियाएं होती है, दोनों अलग अलग होती है और एक साथ मिलकर एक नया अर्थ बनाती है, खा गया। गया गया यानी कि जाना, खा यानी कि निगलना, पर यहाँ पर खा गया दोनों एक साथ मिल गई और नया शब्द मिल निकल गया। तो संयुक्त क्रिया इसमें 2 क्रिया होती है। अब है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता के लिए प्रयुक्त क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अब इसमें क्रिया एक ही होगी पर उसके साथ एक और सहायक क्रिया होगी, पर वो जो सहायक क्रिया होगी वो कोई एक क्रिया नहीं होगी, वो बस इतना बता रही होगी कि वह काम अभी चल रहा है या ख़त्म हो गया या शुरू होने वाला है। यानी कि जो सहायक क्रिया होगी वो केवल समय को बताने के लिए होगी। जैसे कि राम गा रहा है, इसमें गा एक मुख्य क्रिया है पर रहा है एक सहायक क्रिया है। तो रहा है ऐसे हमें पता चल रहा है कि वह अभी भी गा रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में भी वो गा रहा है, ये टाइम को बता रहा है। तो जो सहायक क्रिया समय को बताती है, जैसे कि वह खाना खा गया, ये खा एक क्रिया है, चुका एक सहायक क्रिया नहीं है, ये सहायक क्रिया है। तो ये समय को बता रही है कि उसने खाना खा गया, बस खा लिया, ये पास्ट की बात बता रही है। तो जिसमें जो क्रिया है समय को बताए वह सहायक क्रिया, जिसमें मुख्य क्रिया की सहायता एक सहायक क्रिया करती है और सहायक क्रिया केवल समय को बताती है, उसे सहायक क्रिया कहती है। लेकिन जिसमें मुख्य क्रिया के साथ एक अन्य क्रिया भी आए जो मुख्य क्रिया ही हो, जिसमें 2 मुख्य क्रिया है, 2 मुख्य क्रिया है जो समय को न बताकर क्रिया को ही बताए, यानी कि 2 क्रिया अलग अलग और एक साथ उपयोग हो तब संयुक्त क्रिया। पर जब एक मुख्य क्रिया के साथ एक सहायक क्रिया हो जो समय को बताए उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तीसरा है नाम धातु। ये इतने विशेष नहीं है। धातु के अलावा संज्ञा या सर्वनाम विशेषण से बनी क्रिया नाम धातु कहते हैं। यानी कि धातु यानी कि संस्कृत में पढ़ते हैं पठ, लट लकार, पट लिख, ये सब धातु है। पट लिख ये सब धातु है, ये संज्ञा नहीं है। तो जो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम विशेषण से बनती है, धातु से नहीं, जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे कि हंसना, हंसी, हंसी एक भावार्थक संज्ञा, तो हंसी से बना हंसना। ठीक है, पढ़ना एक नाम धातु क्रिया नहीं है। पढ़ना किससे बनती है? पढ़ एक धातु है, तो ये इसका अलग वो अलग है। यहाँ पर से देखो ये संज्ञा से बनी है, जो संज्ञा से बनती है या फिर जो सर्वनाम विशेषण से बनती है, जैसे हाथ एक जातिवाचक संज्ञा है, हाथ से बना हथियाना, तो हाथ से हथियाना, तो हथियाना एक नाम धातु है। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो जो धातु से बने उन्हें कृदंत कहते हैं, ये बाद में आएगा। सब इतना समझो कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनी क्रिया नाम धातु है। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि
ऐसी क्रिया जो किसी की प्रेरणा से बने या कि किसी और के कहने से काम हो पूरा हो, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जो किसी के कहने से या किसी और के द्वारा की जाए या फिर किसी की सहायता के द्वारा की जाए, उन्हें प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों से कहानी लिखवाता है, तो यहाँ किसकी प्रेरणा है? अध्यापक की। किसको है? छात्रों को। तो किसी और से कार्य करवाता है, वहाँ प्रेरणात्मक क्रिया होती है। अध्यापक छात्रों से कहानी लिखवाता है, तो प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है? ये। ठीक है। मैंने अपना कोट ड्राई क्लीनर से, तो किसकी सहायता से? किसी और के कहने से या फिर किसी और की सहायता से ये काम किया। वह अपना काम मीरा से करवाता है। कोई और किसी और को प्रेरणा देते हुए कार्य करवाता है, तो जिसमें ऐसी क्रिया जो किसी और के कहने से पूर्ण हो। मोहल्ले का कचरा जलवाना पड़ा, किसी और के सहायता से या फिर किसी और से। ठीक है। अब सिर्फ अगर क्रिया आ जाए, जैसे कि यहाँ पर वाक्य एक ऐसी क्रिया आ, जैसे लिखवाता, तुलवाना, अगर ऐसी क्रिया आ जाए और फिर बोला जाएगा इनमें से कौन सी प्रेरणात्मक क्रिया है, तो उसकी पहचान ये है कि उसके लास्ट में आना शब्द आना, यानी कि लिखवाना, इसके लिख प्लस आना, लिखाना। वाना, पढ़ प्लस वाना, पढ़वाना। तो जिसके पीछे आना, वाना, आता, वाता, ये सब शब्द आए, जैसे कि इसके पीछे कर, वाता, वाता, जल, वा, आना, जलवाना, इसके पीछे आना, वाता, ऐसे शब्द आए तो उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। ये इसकी पहचान है। आना, वाना, ये शब्द किसी लास्ट में आए तो वह इसकी पहचान है। इसके अलावा पूर्णकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें दो क्रियाएं होती है। जिस वाक्य में दो क्रिया होती है, एक काम कोई पूरा हो जाता है, उसके बाद कोई दूसरी क्रिया चालू होती है। जैसे वह नहाकर चला गया, पहले नहाया फिर चला गया। इसमें कितनी क्रिया हुई है? दो क्रिया, एक तो नहाया और एक चला गया। तो जो क्रिया पहले होती है या पहले पूर्ण होती है, उसे पूर्वकालिक या तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया पहले पूरी हुई, जब करता है एक क्रिया पूरी कर दूसरी क्रिया करता है, एक क्रिया पूरी कर दूसरी क्रिया करता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक कहते हैं। जो पहले पूरी हुई होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने चल के देखा है, मैंने पहले चला वहाँ पर, फिर देखा, यहाँ पे चल के और देखा, दो क्रिया है। तो पहले कौन सी हुई थी? ये। तो ये एक पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है। इनकी एक पहचान ये है कि इनके पीछे में कर के ये आता है, कर के, कर या के। जैसे यहाँ पर नहा कर, चल के, ऐसे शब्द आते, क के, ये वाले शब्द आते। कृदंत क्रिया, हमने एक देखा था कि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है वे क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। पर जो कृत धातु से बनती है, कृत धातु यानी कि पठ, पढ़, पढ़, लिख, देख, ये सारी कृत धातु है। ये सब धातु है जो संस्कृत में होती थी, पढ़, लिख, देख। इन धातु से अगर कोई क्रिया बनती है तो इनको कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, पढ़, पढ़, उनके पीछे कोई भी जो क्रिया है कृत धातु के साथ प्रत्यय लगने, प्रत्यय यानी कि जो पीछे लगता है, ये कृत धातु आ गई, इसके पीछे कोई भी लगे, पढ़ना, ना, ते, ता, ते, तू, रही, रहा, कोई भी कुछ भी लग जाए, वो कौन सी धातु हो, कोई भी धातु हो, उसके पीछे कुछ भी लग जाए, कुछ भी प्रत्यय लग जाए, और फिर जो क्रिया बनती है उसे कृत धातु कहते हैं। पढ़, इसके पीछे प्रत्यय लगा ना, पढ़ना। चल, इसके पीछे प्रत्यय लगा ना, चलना। हस प्लस ते, इसके पीछे प्रत्यय लगा, हंसते। ये सारी कृदंत धातु है। ईमान प्लस दारी, इसमें ईमान है, ईमान एक क्या, एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो इससे जो बनेगी क्रिया ईमानदारी, ईमानदारी किस क्षण है, तो ऐसे कल्पित हो जाएगा। तो अगर ऐसे बन जी जाती है तो वो कृत धातु नहीं होगी, वो कौन सी धातु होगी? नाम धातु। ठीक है। अगर एक लक्ष्य में 500 क्वेश्चन है, क्रिया का 500 क्वेश्चन, उसमें प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्नों को पढ़कर दो ऑप्शन तो ऐसे ही डायरेक्ट कट हो जाएंगे और फिर बचेंगे सिर्फ दो। तो परीक्षा में इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि प्रश्नों को सही से पढ़ना, और अकर्मक की बात आए और ऑप्शन में दो अकर्मक और दो सकर्मक हो, तो अकर्मक की बात आए तो सकर्मक को तो डायरेक्ट काट दो, फिर उनमें से बचे दो क्वेश्चन, फिर उनमें से देखना कि आंसर क्या है। ठीक है।
तो इसमें सबसे जो मेन, एक तो है पूर्वकालिक क्रिया, एक है परिणात्मक क्रिया, एक है द्विविधिक क्रिया, और ये सकर्मक और अकर्मक तो है ही है। बाकी इनमें ये नाम धातु सहायक क्रिया ये थोड़ी कम है। परिणातक की पहचान में जो क्रिया को आना वाना आदि का लिखा होता है से परिणात्मक क्रिया है। जैसे कि लक्ष्य बुक की पहला ही प्रश्न है, उसमें देखना आना लिखा हुआ, वाना लिखा हुआ, आता लिखा, आना लिखा, किसमें है, उसमें से लिखा पहला प्रश्न ये है परिणात्मक क्रिया, निम्न में से परिणात्मक क्रिया कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से ये देख लेना। ये था क्रिया का सबसे एक बारी में रिवीजन। क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम का होना या पाया जाना। ठीक, क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, कर्म पर पड़े, क्रिया का फल कर्म पर पड़े। कर्म की पहचान कैसे होती है, क्या या किसको लगाने पर उसका आंसर आता है। अगर आंसर आता है और आंसर आए वो भी कोई व्यक्ति या वस्तु हो तभी वह कर्म माना जाएगा। अगर इसमें कर्म होता है तो वह सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में के 2 भेद, एक तो अकर्मक, एक तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया और एक द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया में एक कर्म होता है उसे एक कर्मक, जिसमें 2 होता है उसे द्विकर्मक। ठीक है, फाइनल। इसके बाद आती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें क्या लगाने या किसको लगाने पर कर्म हमें प्राप्त नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के 2 भेद है, एक है अवस्था बोधक, जिसमें कोई वस्तु या कुछ भी वो एक ही जगह पर फिक्स होती है, जैसे ताजमहल आगरा में है, एक ही जगह पर फिक्स है। ठीक है, और दूसरी हो है गत्यर्थक, उसमें गतिशील होती है, जैसे तोता उड़ रहा है, तोता उड़ रहा है, तोता उड़ रहा होता है, स्थिति ये उसकी गतिशीलता को बता रही है, उसमें गति है। ठीक है, सकर्मक वर्गमक फाइनल। इसके अलावा होते हैं संरचना के 5 भेद होते हैं मुख्यतः, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, परिणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और करदंत क्रिया। संयुक्त क्रिया में 2 क्रिया होती है, तो मुख्य क्रिया, दोनों मुख्य क्रिया होती है, पर दोनों मुख्य क्रिया एक साथ जुड़कर एक नया अर्थ बनाती है। जैसे खा प्लस खा एक क्रिया, गया एक क्रिया, दोनों क्रिया मिली और एक नया अर्थ बनाया। सहायक क्रिया में 2 क्रियाएं होती है, पर मुख्य क्रिया एक ही होती है, एक उसकी सहायक क्रिया होती है। और सहायक क्रिया क्या काम करती है, उसका समय बताने की, काल बताने की, वो अभी हो रही है या खत्म हो गई या क्या है, जैसे कि रहा है, रही है, ये सारी सहायक क्रिया है। नाम धातु क्रिया, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, हाथ संज्ञा, उससे बनी हाथ हथियाना, हाथ के साथ इयाना प्रत्यय लगा, हथियाना। परिणातक क्रिया, जो किसी की प्रेरणा से किया जाए, यानी कि जिसमें कर्ता स्वयं नहीं करे, किसी और के कहने से करे या किसी और की सहायता से करे। जैसे कि राम ने सीता से पत्र लिखा है, राम ने क्या प्रेरणा दी, सीता को पत्र लिखने की, तो राम ने किसी और से पत्र लिखा है, किसी के कहने से, किसी के प्रेरणा से लिखवाया, तो उसे परिणात्मक क्रिया कहते हैं। इसमें अक्सर जो क्रिया होती है उस क्रिया में आना वाना आता वाता ये सारे क्रियाओं के अंत में देखेंगे। जैसे लिखवा प्लस आता, तो आता आ रहा है तो लिखवाता एक परिणात्मक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, जिस वाक्य में 2 क्रिया होगी, एक क्रिया अभी पूरी हुई होगी, उसके बाद कोई दूसरी चालू होगी। जैसे कि मैंने वह नहाकर चला गया, पहले नहाया, वह नहाया, फिर चला गया, इसमें 2 क्रिया है, नहाया और चला गया। पहली क्रिया जो कंप्लीट हुई या पूरी हुई उसे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह नहाया तो पहले नहाया है, तो नहाया एक पूर्वकालिक क्रिया है। इसमें अक्सर उनके क्रिया के लास्ट में कर के आता है। कृदंत क्रिया, जो क्रिया कर्तव्य धातु और उसके पीछे कोई भी प्रत्यय लगने से बनती है उसे कर्तव्य दंत क्रिया कहते हैं। तो ये था ये क्रिया का चैप्टर पूरा।